साथियों नमस्कार। जैसा कि हमें पता है वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 के लिए कक्षा 5 और 8वीं की जो परीक्षाएं होना है उसमें दो खंडों में विभाजित किया गया है। खंड आ जो 60 अंक का होगा, जिसमें जो एट द ग्रेड पुस्तक है उसके आधार पर क्वेश्चंस आएंगे जो कि हमारी टेक्स्ट बुक से संबंधित होंगे। दूसरा है खंड बा, जिसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है जो 40 अंक का होगा। ये प्रोजेक्ट कार्य छात्रों को अपने बड़े सहयोगियों से बात करके अपने अनुभवों के आधार पर भी कुछ क्वेश्चंस को इसमें देना है। तो हम आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 का जो विज्ञान का पेपर है। इस कक्षा 8 के विज्ञान के लिए प्रोजेक्ट कार्य को हमें किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जो सामान्य जानकारियां जैसे हम बढ़ते हैं कि यहाँ हमें विद्यार्थी को अपना अनुक्रमांक लिखना है अंकों में। इसी के साथ साथ जो अंक ऊपर है उन्हीं के सेम जो कॉलम है उसमें हमें शब्दों में लिखना है। इसके बाद हम लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम, विद्यालय का डाइस कोड। तो ये सामान्य जानकारी हमें यहाँ भर देना है। सामान्य निर्देश पूर्व की तरह ही है। मूल्यांकन कर्ता को क्या करना है इसे हम देख लेते हैं। तो मूल्यांकन कर्ता ये निश्चित करेंगे कि हमने जो चेक किया है वो सही है और उसमें कितने अंक विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं। तो उन अंकों को हमें अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी यहाँ पर लिखना होगा। इसके पश्चात जो मूल्यांकन करता है उसकी डेट और मूल्यांकन कर्ता के हस्ताक्षर होंगे। तो हम देखते हैं इसके प्रश्नों के सॉल्यूशन को। और वीडियो में हमारे पूर्व में भी इस कक्षा 8 से संबंधित वीडियो अपलोड है जिसमें अन्य विषयों के बारे में उनके सॉल्यूशन कैसे हमें करना है ये बताया गया है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अन्य विषयों के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आप चैनल पर हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियो भी आपको समय समय पर मिलते रहे। तो ये जो वीडियो है वो शिक्षक और छात्र दोनों को मार्गदर्शन हेतु बनाया गया है। आप अपने परिवेश के आधार पर इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं जो आपके परिवेश के अनुसार इन क्वेश्चनों को पूरा करने में सक्षम हो। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, वनोन्मूलन यानी वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना। तो ये हमारी इसकी थीम होगी। वनोन्मूलन माने वनों में कमी और इसके कमी के क्या कारण है, के कारण क्या परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी का हमें अध्ययन करना है। फिर इन क्वेश्चनों का आंसर हमें देना है। तो पहला प्रश्न है इसमें कि जो वनोन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं वो हमें इस तरफ लिख देना है। मानव निर्मित कारण कौन से हैं वो हमें यहाँ लिख देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वनों की कमी के जो प्राकृतिक कारण है, अगर बाढ़ आ जाती है तो वन समाप्त हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। भूकंप है और तीसरा है सुनामी और चक्रवात। तो ये प्राकृतिक कारण है। बाढ़ आना, भूकंप, सुनामी, चक्रवात ये प्रकृति की ही देन है। तो ये मेन कारण हो जाएंगे। दूसरा है मानव निर्मित कारण। हमें जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण मकानों की आवश्यकता पड़ती है। तो मकान निर्माण में जो वनों की कटाई होती है उससे ही वनों में कमी आती है। जनसंख्या की खाद्यान्न की पूर्ति के लिए कृषि की आवश्यकता होती है। तो कृषि हेतु जमीन बनाने के लिए वनों को नष्ट किया जा रहा है, या कोई सरकार औद्योगिक इकाई लगाती है तो वहां भी वनों को नष्ट किया जाता है। तो ये प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण है। यहाँ से जो स्टूडेंट है वो आसानी से समझ सकता है। और भी कारण उसके अगर दिमाग में आते हैं तो इनको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं और दूसरे कारणों को यहाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये 5-5 है। तो 5-5 कारण हमें मानव निर्मित और 5 हमें प्राकृतिक कारण लिख देना है। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। यानी वनों की कटाई से कुछ एक दुष्परिणाम जैसे दिया है, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि। तो इसी तरह से हमें 4 और दुष्परिणाम लिखना है। तो यदि वनों की कमी होगी तो वर्षा में भी कमी आएगी,
जब वन नहीं बचेंगे तो वन्य जीव भी प्रभावित होंगे, यानी उनका जीवन का भी विनाश होगा। वर्षा अनियंत्रित होगी तो कहीं फ्लड यानी बाढ़ आएगी, कहीं सूखा पड़ जाएगा। इन सभी के कारण ग्लोबल वार्मिंग से तापमान में भी वृद्धि हो सकती है। तो ये 4 मुख्य कारण हैं। इसके बाद वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। तो हम वन्य प्राणी क्या होते हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। वन्य प्राणी वे जीव होते हैं जिन्हें सामान्यतः हम पालते नहीं हैं, वो वन्य जीव है। जैसे हाथी है, शेर है, नीलगाय है, बंदर है, यदि केवल जंगल में ही विचरण करते हैं, सामान्यतः इन्हें हम नहीं पालते। तो ये वन्य जीव हैं, इनके हमें चित्र पुरानी किताबों से या न्यूज़पेपर से निकाल करके यहाँ चिपका देना है। और वनोन्मूलन यानी वनों की कमी होने के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये अपने शब्दों में लिखना है। तो इसके लिए जो मैंने लिखा हुआ है, वनोन्मूलन से वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास समाप्त होते जा रहे हैं। जो वन्य जीव है वनों में रहते थे, उनके रहने की जगह खत्म होती चली जा रही है, जिससे उनकी संख्या में कमी आती जा रही है और वे पलायन के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। मतलब जंगल अगर कट रहे हैं तो उस जंगल में रहने वाले जीव हैं, यदि उन्हें अपनी सुरक्षा चाहिए, अपनी जिंदगी चाहिए, तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये हमने इसमें लिख दिया। अगर इतना आप लिखते हैं और ये चिपकाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। इसमें 4 में से 4 देने से कोई नहीं रोक सकता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क क्या है? वे पार्क जिनका निर्माण और रखरखाव पूरा केंद्र सरकार के द्वारा होता है, मतलब सेंट्रलाइज रहता है जो प्रत्येक देश के लिए। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान है जिसका संरक्षण तथा नियमावली, जो नियम है कि किस तरह से हम इन पे मानव गतिविधियां हो सकती हैं, उनका जो नियंत्रण है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन हम केवल किससे लिखना था? मध्य प्रदेश के। केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही हमें इसमें लिखना है। तो मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जैसे ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद और भी है, जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन हमें केवल 2 लिखना थे। तो इस तरह से हम कोई भी 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिख सकते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं केवल बांधवगढ़, इतना भी आप लिख सकते हैं, और कान्हा किसली, ये आपके केवल नाम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं, वर्षा, वन और वर्षा में क्या संबंध है? तो ये दोनों में रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित है। जैसे वनों से वातावरण में नमी रहती है, जब नमी होगी तो तापमान में भी कम हो जाएगा, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है और वर्षा होती है। वर्षा के कारण जो जल का बहाव है वो वनों के कारण कम होता है। वन है, वन भूमि कटाव को रोकते हैं, भू अपरदन को भी रोकते हैं, भूमि क्षरण को भी वन रोकते हैं। तो ये वर्षा और वनों का संबंध है, और जो वर्षा है वो हमारे भूजल स्तर में भी वृद्धि करती है। तो ये वन और वर्षा का आपस में संबंध होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो जो हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए? क्योंकि कागज का निर्माण पेड़ों से होता है, मुख्य रूप से बांस जो है या बांस फैमिली के जो वृक्ष है उनसे मुख्य रूप से कागज बनाया जाता है। तो जब कागजों का निर्माण होता है, इसके लिए हर साल प्रतिवर्ष बहुत अत्यधिक पेड़ काटे जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम कागज का उपयोग कम करेंगे तो पेड़ों की कटाई भी क्या होगी? कम हो जाएगी। कागज की बचत के उपाय क्या है? कागज का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग करना चाहिए, हमें रिसाइकल कागजों की करना होती है। दूसरा है, कागज के स्थान पर कपड़े का थैले का उपयोग करें। हम जो बार बार कोई सामग्री लेने जाते हैं मार्केट से और कागज की थैली में भी अगर लेके आते हैं तो कागजों की खपत बहुत ज्यादा होती है। यदि हम कपड़े का थैला लेके सामग्री लेने के लिए जाते हैं तो बहुत सारा कागज भी बच सकता है। और नेक्स्ट जो हमारे घर में रद्दी निकलती है, रद्दी कागज से अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण हमें करना चाहिए। तो ये है कागजों की बचत और कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए सुझाव।
किसी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करना है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा है कि सूक्ष्म जीव क्या है। तो सूक्ष्म जीव की परिभाषा को यदि हम देखें तो ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से यदि खुली आंखों से नहीं देख सकते, केवल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग के द्वारा ही देख सकते हैं। यदि हम इतना लिखते हैं तो आपको पूरे 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर ये प्रश्न सूचक शब्द लगा हुआ है कितने, तो यहाँ हमें संख्या देना है, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। कितने वर्गों में किया गया? 4 में। बाकी पूरा वही रहेगा कि सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब इनके नाम भी लिखना है। तो पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है आपका शैवाल। तो ये सूक्ष्म जीवों के 4 समूह हैं, 4 वर्ग हैं। चलिए, यदि हमने इतना लिख दिया कि कितने वर्गों में, 4 वर्गों में, और कौन कौन से चारों के नाम लिख दिए। यदि आप आधा ही लिख देते हैं, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, तो ये जो 4 मार्क्स है, इसमें 2 प्रश्न हैं, तो 2-2 अंकों में से हम बांट सकते हैं टीचर्स के लिए, कि जो अगर लिखता है 4 वर्गों में बांटा गया है तो 2 मार्क्स उसे हम दे सकते हैं, और चारों के अगर नाम ही लिखे हुए हैं तो हम टोटल 4 मार्क्स उन्हें दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सूक्ष्म जीवों के बाद। तो ये आपका सूक्ष्म जीव 4 भागों में बांटे गए हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट वर्क कक्षा 8 विज्ञान से संबंधित वीडियो। सामान्यतः सभी को अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियोस के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू।